बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों हम लोगों ने MPPSC मेंस टेस्ट सीरीज जो कि डेली हो रही है उसको स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग हिस्ट्री के टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डेली मेंस टेस्ट सीरीज का वीडियो डिस्कशन। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको दो फायदे होंगे। पहला तो हमको ये पता चलेगा कि हमें आंसर कैसे लिखना चाहिए, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और तीसरे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इससे आपको क्वेश्चन याद होंगे जो आपको मेंस में बहुत काम आने वाले हैं। आप रोज 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इस प्रकार आप एक महीने में लगभग 300 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे 11 जून 2020 का टेस्ट पेपर क्या था। तो उसमें 3 मार्कर थे: निष्क्रिय प्रतिरोध, अरविंद घोष, अनुशीलन समिति, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत और दादा भाई नेरोजी। और हमारे 6 मार्कर कौन कौन से थे? उदारवादी चरण का मूल्यांकन करना है हमें, जो कांग्रेस की स्थापना के बाद स्टार्ट होता है। बंगाल विभाजन की बात करना है जो कि 1905 में हुआ था। और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे, हमको इनके बारे में भी जानना है। और ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियां हैं यहाँ पे कि भू राजस्व नीतियां और उनके प्रभावों की हमको क्या करना है, विवेचना करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं आज के टेस्ट पेपर में। और आप अपनी कॉपी उठा के बैठ जाइए और नोट डाउन करते चलिए मॉडल आंसर को। तो पहला 3 मार्कर है दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध। पहला 3 मार्कर कौन सा है? निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध दोस्तों भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक प्रमुख तकनीक थी, जिसके द्वारा हम क्या करते थे, सरकार के कार्यक्रमों और उनकी नीतियों का क्या करते थे, विरोध करते थे। तो सबसे पहले आप समझो निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब है कि कोई कार्य सक्रिय है उसका समर्थन ना करना, उसको असहयोग करना ताकि वो निष्क्रिय हो जाए। और प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध दर्ज कराना। तो निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है दोस्तों, कि सरकार की गतिविधियों का विरोध प्रदर्शन करने की तकनीक है। तो आपका पहला पॉइंट क्या होगा कि सरकार की गतिविधियों का विरोध प्रदर्शन करने की तकनीक है। मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत क्या होता था, जैसे कि कोई सरकारी कानून लागू हुआ तो इसका विरोध करना, सरकारी स्कूलों का विरोध करना, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो थे वो निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत शामिल किए जाते थे। और इस प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अरविंद घोष ने किया था। हाँ, गर्मपंथी नेता अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रतिपादन किया गया और बाद में यही निष्क्रिय प्रतिरोध महात्मा गांधी जी का प्रमुख हथियार बना। हालांकि अरविंद घोष और महात्मा गांधी दोनों के निष्क्रिय प्रतिरोध में भिन्नता थी, परंतु निष्क्रिय प्रतिरोध पहले अरविंद घोष और दूसरा फिर महात्मा गांधी का प्रमुख हथियार बना और भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटक या महत्वपूर्ण तकनीक बनके उभरा, जिसका प्रयोग महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी किया है। तो आपके 3 पॉइंट कौन से हो गए निष्क्रिय प्रतिरोध में? पहला, सरकार की गतिविधियों का विरोध प्रदर्शन करने की तकनीक है। दूसरा, सर्वप्रथम अरविंद घोष ने कालांतर में और महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग किया। तीसरा, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटक थी। तो ये हमारा 3 मार्कर हो गया और ये हमने इसके अंतर्गत 3 डायमेंशन कवर कर लिए कि क्या है, किसने प्रयोग किया और इसका महत्व क्या था। जब भी कभी आपसे 3 मार्कर पूछे तो आपको 3 डायमेंशन कवर करना है। पहला क्या है, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड दूसरा चीज है क्यों, और तीसरा उसका कोई महत्व है तो हमको उसको जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, अगले 3 मार्कर की ओर चलते हैं और अगला 3 मार्कर हमारा है अरविंद घोष। अरविंद घोष दोस्तों कौन थे? एक गर्मपंथी राष्ट्रवादी नेता एवं दार्शनिक थे। गर्मपंथी राष्ट्रवादी नेता में 4 लोगों का नाम आता है, लाल बाल पाल, और चौथे जो थे वो कौन थे? अरविंद घोष थे। चौथे कौन थे दोस्तों? अरविंद घोष थे। अब इन्होंने क्या किया था कि अलीपुर षड्यंत्र जो होता है उस केस में मिली सजा के बाद ये राजनीति से क्या ले लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। पहला, गर्मपंथी राष्ट्रवादी नेता व दार्शनिक। दूसरा, अलीपुर षड्यंत्र केस में मिली सजा के बाद ये राजनीति से संन्यास ले लेते। तीसरा, अब हम इनको पत्र बता देंगे। इनके पत्र कौन कौन से हो गए? युगांतर हो गए और कर्मयोगी हो गए। आप इसमें इनकी रचनाओं को भी बता सकते थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो गई? इनकी रचनाएं हो गई एसेज ऑन गीता। कौन सी हो गई? एसेज ऑन गीता।
ठीक है। तो ऐसे जो गीता इनकी क्या है, रचना है, प्रमुख रचना है। और पांडिचेरी में ओरिबले आश्रम की ये स्थापना भी करते हैं। तो ये हमारा अरविंद घोष। और हमने देखा निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला हमारा है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति दोस्तों भारत का पहला गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। तो हमने पहले पॉइंट में क्या बता दिया कि एक्चुअल में अनुशीलन समिति था क्या। तो अनुशीलन समिति भारत का पहला गुप्त क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है। वो कलकत्ता में इसकी स्थापना पी मिश्रा और बारिंद्र नाथ घोष ने की थी। हालांकि आपको एक ढाका अनुशीलन समिति का भी जिक्र मिलेगा, ठीक है, परंतु इस अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी, पी मिश्रा और बारिंद्र कुमार घोष ने की थी। अब इसका महत्व क्या है, मैंने आपको बताया कि हमको क्या बताना है, महत्व बताना है। एक्चुअली हिस्ट्री में जितनी भी घटनाएं हुई हम उनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनका कोई ना कोई महत्व है, उनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। तो अनुशीलन समिति ने क्या किया, युवाओं के मध्य राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया। इससे क्या हुआ, राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे वो सशक्त हुए। तो इसका महत्व क्या हो जाएगा, राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ठीक है, आपने सुना होगा कि कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वाल्व थ्योरी से जोड़ा जाता है। सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या है, जैसे एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में हम सेफ्टी वाल्व लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जब ज्यादा प्रेशर आए तो उससे प्रेशर क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। ठीक उसी सिद्धांत पे आधारित एक सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया। किसमें किया, यंग इंडिया में किया लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी का। और उनका मानना क्या था, उनका कहना था कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है ना वो सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई है। कैसे कि उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना ऐसे संगठन के रूप में की गई ताकि विदेशी शासन के प्रति असंतोष की लहर को रोका जा सके। मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं, मान के चलो ब्रिटिश शासन ने कोई नीति बनाई और भारत में क्या हुआ, व्यापक तौर पे असंतोष पैदा हो गया। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना कर दी ताकि जो जनता है जिनमें असंतोष व्याप्त है वो कांग्रेस से बोले और फिर कांग्रेस क्या करे, ब्रिटिशर्स से बोले। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको जनता के असंतोष का सीधा सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व थ्योरी के बारे में बताया कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई। तो आप याद रखना, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित अवधारणा है ये। और इसको किसने दिया, लाला लाजपत राय ने दिया अपनी पुस्तक यंग इंडिया में। और कांग्रेस की स्थापना ऐसे संगठन के रूप में की गई ताकि विदेशी संगठन के प्रति असंतोष की लहर को रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी बहुत एक पारसी बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। और ये जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे, ठीक है। तो इनका महत्व हमको बताना है। देखो हमें वही पॉइंट मेंशन करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिनके कारण उस पर्टिकुलर व्यक्ति को या उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को जाना जा रहा है। तो दादा भाई नेरोजी क्या थे, नरम दल के नेता थे और राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 3 बार कांग्रेस के सदस्य बनने वाले 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। देखो हमने तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, कौन कौन से, राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य, दूसरा 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले सदस्य, ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय, और धन का निष्कासन सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक में 1867 में प्रतिपादन किया था। और दादा भाई नेरोजी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, इससे हम 3 से ज्यादा डायमेंशन कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 3 मार्कर। पहला 6 मार्कर है दोस्तों हमारा कि उदारवादियों के जो मूल्यांकन है हमको वो बताना है। तो उदारवादी चरण क्या था कि कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है हम उसे उदारवादी चरण कहते हैं। आखिरकार उदारवादी चरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पद्धति थी वो काफी उदार थी। ये लोग क्या करते थे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और विरोध हेतु संवैधानिक तरीकों को अपनाते थे।
इसलिए इस चरण को उदारवादी चरण और यहाँ के नेताओं को उदारवादी नेता कहा गया। प्रमुख नेता कौन कौन से हो गए? दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता। और इनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज की मांग करना। जब भी आप आंसर लिखो तो आपको इंट्रोडक्शन फैक्ट के साथ देना है और उस इंट्रोडक्शन में ये पता चल जाना चाहिए कि आप आगे किस बारे में बात करने वाले हैं। कभी भी आपसे कोई चीज पूछे, मान के चलिए आपसे पूछे बंगाल विभाजन के कारण बताइए, तो आप इंट्रोडक्शन में बताओ कि बंगाल विभाजन क्या था। ठीक है, ऐसे अगर और दूसरा असहयोग आंदोलन के प्रभावों की विवेचना कीजिए तो आप पहले बताओ कि असहयोग आंदोलन था क्या। तो वो इंट्रोडक्शन में हमको हमेशा बताना है और इंट्रोडक्शन हमेशा आपका इफेक्टिव होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से 1905 तक का जो काल है हम उसे उदारवादी चरण के रूप में मानते हैं। और इसमें प्रमुख नेता कौन से हो गए? दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, रनाडे, गोपाल कृष्ण खोखले, ये क्या हो गए? प्रमुख नेता हो गए। उद्देश्य क्या था उदारवादियों का? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज की मांग करना। और विचारधारा क्या थी कि ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, मतलब याचना करते थे, आवेदन पत्र देते थे। ठीक है, क्रमिक सुधार के पक्षधर थे और विरोध हेतु हमेशा संवैधानिक तरीकों को अपनाया करते थे। इसलिए इनको उदारवादी नेता या इस चरण को उदारवादी चरण भी कहते हैं। आइए जानते हैं, इनका मूल्यांकन करते हैं। तो हम इनकी सफलता और असफलता को देखेंगे और उस आधार पर मूल्यांकन करेंगे। यदि दोस्तों यही प्रश्न 300 शब्द में आता तो आप सफलताएं लिखते, फिर आप असफलताएं लिखते, फिर मूल्यांकन करते। चूंकि यह प्रश्न आपसे 6 मार्कर में पूछा गया है और हमारे पास इतना समय एग्जाम में नहीं रहता कि हम सारे डायमेंशन कवर कर सके, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट मूल्यांकन करेंगे। तो विद्वानों ने इनकी जो नीति को क्या बोला? राजनीतिक भिक्षावृत्ति को बोला, क्योंकि ये क्या करते थे? अंग्रेजों के सामने आवेदन पत्र लगाते थे, याचना करते थे, संवैधानिक तरीकों को अपनाते थे। तो जो गर्मपंथी नेता हैं, जो विद्वान हैं, वो इनकी नीति को क्या बोलते हैं? भिक्षावृत्ति की नीति बोलते हैं। और अब चूंकि जो उदारवादी नेता थे वो मध्यम वर्गीय स्वरूप से आते थे, यहाँ मैक्सिमम लोग वकील, शिक्षक, डॉक्टर पेशे से हुआ करते थे, तो इनको क्या निम्न वर्ग का समर्थन नहीं मिला और ना ही ये कभी निम्न वर्ग को समर्थन प्राप्त कर पाए। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला पढ़ा विद्वानों ने इनकी नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति बोला, दूसरा पढ़ा ये निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए। अब हम क्या कह रहे हैं कि इनको, इसका मतलब ये नहीं हम इनको पूर्णतः असफल बोलते, क्योंकि इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार का जो वास्तविक रूप है उसको जनता के सामने उजागर कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सफल भी हुए। उग्र राष्ट्रवादी जो आंदोलन जो 1905 के बाद प्रारंभ हो जाते हैं, उनके लिए क्या कर दिया इन्होंने? उपयुक्त आधार तैयार कर दिया था। उनके लिए क्या कर दिया था इन्होंने? उपयुक्त आधार कर दिया था। जनता के अंदर इन्होंने राष्ट्रीयता का भावना का बीजारोपण कर दिया था। ठीक है, तो ये इनका मूल्यांकन हो गया। फिर वो सेफ्टी बिल हो वो उन्होंने पास करवा दिया था। फिर इंग्लैंड के साथ साथ भारत में ICS की जो परीक्षा है उसका आयोजन होने लग गया था। तो ऐसे बहुत सारी सफलताएं इनकी थी और बहुत सारी असफलताएं भी थी, जिनको हमने देख लिया कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते थे, निम्न वर्गों को समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए और तात्कालीन जो इनके उद्देश्य थे वो उनको भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये इसका क्या हो गया? हमने मूल्यांकन कर दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार उदारवादी यदि भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सके, परंतु उन्होंने जो आधार तैयार किया उस पर स्वतंत्रता की नींव रखी जा सकी। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, हमने मेन बॉडी में मूल्यांकन किया और फिर हमने निष्कर्ष में क्या बोला कि उदारवादी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने जो आधार तैयार किया था उस पर स्वतंत्रता आंदोलन की क्या रखी जा सकी? नींव रखी जा सकी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन के कारण और उनके प्रभाव हमको बताना था। 100 वर्ड्स में क्वेश्चन है, दोनों को बताना है। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे होगी? हमारे इंट्रोडक्शन की शुरुआत होगी बंगाल विभाजन क्या था और उसमें हम फैक्ट डालेंगे। ठीक है, फिर हम कारण बताएंगे और उसके बाद हम प्रभाव बताएंगे। चूंकि 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो कारण भी हम लिमिटेड लिखेंगे और उसके प्रभाव भी हम क्या करेंगे? लिमिटेड लिखेंगे। तो 1905 में कर्जन ने, बंगाल विभाजन किसने किया? वायसराय कर्जन
कर्जन ने किया था फूट डालो शासन करो की नीति। अब हमने उद्देश्य भी बता ही दिया कि उस आखिरकार बंगाल विभाजन किया क्यों था। 1905 में कर्जन ने फूट डालो शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल विभाजन को मूर्त रूप दिया। और ये कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर को ये क्या हो गया? प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। अब इसके दो कारण थे। एक कारण हम कर्जन के मत के अनुसार देख सकते हैं, दूसरा वास्तविक कारण देख सकते हैं। कर्जन क्या बोलता है? कर्जन कहता है कि बंगाल की जनसंख्या अधिक थी और वहां क्या हो रही थी? प्रशासनिक असुविधा हो रही थी और वहां हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, इसलिए बंगाल का विभाजन दो भागों में करना जरूरी था। ठीक है, पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम जनसंख्या का केंद्र था, पश्चिमी बंगाल जिसे आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, जिसमें उड़ीसा वगैरह शामिल किया गया था, उसमें हिंदू जनसंख्या का था। तो कर्जन ने बोला कि बंगाल की जनसंख्या अधिक थी और वहां प्रशासनिक असुविधा हो रही थी, इसलिए बंगाल का विभाजन जरूरी था। और वहां पे क्या हो रहा था? हिंदू और मुस्लिमों के मध्य सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, इसलिए बंगाल का विभाजन जरूरी था। ये कौन बोल रहा है? ये कारण किसने बताए? ये कर्जन ने बताए। अब वास्तविक कारण क्या थे? तो वास्तविक कारण मैं आपको बताऊं, हिंदू मुस्लिम एकता को रोकना, दूसरा क्रांतिकारी संगठनों को तोड़ना। आपको बताऊं कि 1905 तक आते आते बंगाल राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बन गया था। बंगाल राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बन गया था और इसी राष्ट्रवाद की कमर तोड़ने, क्रांतिकारी संगठनों को तोड़ने और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए क्या किया गया? बंगाल विभाजन किया गया, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। अब इसके प्रभाव क्या हुए ये देख लेते हैं। तो इसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय एकता और भारतीय राजनीति पर गहरा पड़ा। कैसे पड़ा मैं आपको बता दूं कि इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग गुटों का निर्माण हो जाता है और 1907 में क्या करती है? मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। इसी राजनीतिक फुट के कारण 1907 में क्या हो जाता है? मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है और यही मुस्लिम लीग का गठन अंततः भारत विभाजन का कारण बनता है। तो इसलिए हमने पहले पॉइंट में क्या बोला कि राष्ट्रीय एकता व भारतीय राजनीति पे गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा क्या बोलेंगे कि राजनीतिक फूट जिसके कारण मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अब हुआ क्या कि इसके बाद बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद हमने कौन सा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ। तो ये 3 पॉइंट हो गए। पहले कौन कौन से? कि भारतीय एकता और भारतीय राजनीति पे गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा, राजनीतिक फूट हुई जिसके कारण मुस्लिम लीग का गठन हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरू हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन को लेके जब मतभेद होता है तो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में क्या हो जाता है? विभाजन भी हो जाता है। सूरत में विभाजन होता है। हालांकि और भी कारण होते हैं, पर उनमें से एक कारण यह भी होता है कि स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रमों को लेके भी उनमें मतभेद हो जाता है और भारतीयों का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पे से विश्वास कम हो जाता है। तो ये इसके क्या थे? प्रभाव थे। और इसके बाद एक और जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा कि इस प्रकार बंगाल विभाजन ने सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर अंततः भारत विभाजन के रूप में परिणत हुआ। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन फैक्ट के साथ दिए, फिर हमने कारण बता दिए, कर्जन का महत्व और वास्तविक कारण, फिर हमने प्रभाव बता दिए और हमने निष्कर्ष दे दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। अब ये प्रश्न आपसे 6 नंबर में और 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जब आपसे ये प्रश्न 15 नंबर में पूछा जाए तो जो पॉइंट्स हमने 6 मार्कर में दिए हैं आप उनको विस्तृत कर दीजिएगा और आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा 15 मार्कर में भी। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई जो स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनी, जिसके कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसी से भारत को आजादी मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली। तो उसी के कारण निम्न है, वो 3 कारण हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण देखेंगे, फिर सामाजिक कारण और आर्थिक कारण।
राजनीतिक कारण में क्या है, राजनीतिक कारण में है राजनीतिक एकीकरण। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, भारत में आके राजनीतिक एकीकरण करते हैं, संपूर्ण भारत के लिए एक कानून बनाते हैं, संपूर्ण भारत के लिए एक मुद्रा बनाते हैं, एक जैसे कर राजस्व व्यवस्था बनाते हैं। इससे क्या होता है कि भारत का एकीकरण होता है। जो इससे क्या हुआ, भारत में भारतवासियों में एकता की भावना प्रबल हुई, जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा, भेदभावपूर्ण नीति। दूसरा क्या है हमारा, भेदभावपूर्ण नीति। अब होता क्या है कि अंग्रेज जो होते हैं वो अंग्रेज अधिकारियों को उच्च समझते हैं, अंग्रेजों को उच्च समझते तथा भारतीयों को हीन समझते थे। इससे क्या हुआ, भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तीसरा है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति क्या है कि लॉर्ड लिटन क्या करता है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा देता है, जिसे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। शस्त्र अधिनियम ले आता है, अर्थात शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। और उसके बाद ये क्या करता है कि ये भारत में बहुत विरोधी नीतियां लेकर आता है। तो इससे क्या हुआ, भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ और राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। ठीक है, अगला है एल्बर्ट बिल विवाद। एल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय होता है और लॉर्ड रिपन के समय क्या होता है कि इसमें भारतीयों को यूरोपीय मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो मिलकर विद्रोह करते हैं और इस बिल का विरोध करते हैं। तो भारतीयों के मन में ये बात आई कि जब अंग्रेज हम भारतीयों का एक होकर विरोध कर सकते हैं तो हम भारतीय अंग्रेजों का विरोध क्यों नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, जैसे कि कांग्रेस हो गई, है ना, इंडियन एसोसिएशन हो गई, ये क्या कर रहे थे, ये एक व्यापक जन आधार को तैयार कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, व्यापक जन आधार को और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन चेतना का प्रचार किया। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे ये राजनीतिक कारण हो गए। अब हम सामाजिक कारण की ओर चलते हैं। सामाजिक कारण, नस्लीय विभेद की नीति कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उच्च हैं और हम भारतीय हैं, हम वो काले हैं, तो नस्ली विभेद की नीति। दूसरा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने क्या किया, भारतीय जनमानस में चेतना का प्रसार किया। इससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना सशक्त हुई। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा से हमको क्या पता चला, पश्चिमी विचारों का पता चला। वहां पे जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ, जो स्वतंत्रता है, अधिकार है, उनके बारे में पता चला। और इससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। समाचार पत्र क्या करते थे, ब्रिटिशर्स की जो नीतियां थी उनको जनता के समक्ष प्रस्तुत करते थे और उनकी कटु आलोचना करते थे। इससे क्या होता था, जनता के मन में प्रश्न उठते थे और उनके मन में भी असंतोष उत्पन्न होता था। तो इस प्रकार आधुनिक शिक्षा और समाचार पत्रों से भी क्या हुआ, समाचार पत्रों से भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आर्थिक कारण, परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार से क्या हुआ, विचारों की जो गतिशीलता है वो तीव्र हुई, लोगों को जानकारी तेज गति से पहुंचने लगी। तो इससे क्या हुआ, लोगों में एकता की भावना का विकास हुआ। और आर्थिक शोषणकारी नीतियां, जैसे कि भू राजस्व व्यवस्था हो गई, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन हो गया, धन का निष्कासन हो गया। 1867 में ये बात कौन रखते हैं, दादा भाई नौरोजी जनता के सामने रखते हैं। तो फिर क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हुआ। उपरोक्त कारणों से भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण हुआ, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। ये था दोस्तों हमारा डिस्कशन और 15 मार्कर की आपको सिनोप्सिस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो डिस्कशन अच्छा लगा और यदि आपको लगता है कि ये मॉडल आंसर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यदि हमको अच्छा रिस्पांस मिला दोस्तों तो हम इस वीडियो लेक्चर को, इस वीडियो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।